कि मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अरुण है। हाय अरुण। ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ। इसके लिए आज शराब पीने की इच्छा नहीं हुई है। मैं डोंबिवली, जो मुंबई से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक ग्रुप है, प्रेरणा ग्रुप। वो मेरा होम ग्रुप है। काफी पुराना ग्रुप है। अबाउट 42 years ओल्ड ग्रुप। स्पॉन्सर लिया हुआ है। थोड़ा बहुत सर्विस का एक्सपीरियंस है। हालांकि आज मैं कोई भी एक्टिव सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। और मेरी सोबराइटी डेट 14 जुलाई है। अभी ये जब बात कर रहे थे तभी मुझे लगा कि काश और एक हफ्ते के बाद ये मीटिंग होती तो मैं मेरा हाथ ऊपर कर लेता था। थोड़ी बात करने में दिक्कत है। और जो नेचुरल मुंबईया हिंदी है वैसे मेरी हिंदी है, तो उतना आप संभाल के लोगे ऐसी आशा है। तो कमिंग टू द कंसेप्ट 11, मैं पहले तो एक कंसेप्ट पढ़ता हूँ, उसका लॉन्ग फॉर्म पढ़ता हूँ। Concept 11. While the trustees hold final responsibility for AIDS World Service Administration, they should always have the assistance of the best possible standing committees, corporate service directors, executives, staffs, and consultants. Therefore, the composition of these underlying committees and service boards, the personal qualification of their members, the manner of their induction into service, the system of their rotation, the way in which they are related to each other, the special rights and duties of our executive staffs and consultants, together with a proper basis for the financial compensation of the special workers, will always be a matter of serious care and concern. देखिए, हम लोग जब हमारे स्टेप्स, ट्रेडिशंस या कॉन्सेप्ट्स तीनों का जब विचार करते हैं, तो आप देखोगे 11th एंड 12th जो आपकी स्टेप्स है, हमारी स्टेप्स जो है, वो 11 टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी और 12वीं टॉक्स अबाउट द मटेरियल थिंग और अदर ऑपरेशनल थिंग्स. 11 tradition talks about the material aspect of anonymity, and 12 tradition talks about the spiritual aspect of anonymity. Similarly, यहाँ पे 11वीं कॉन्सेप्ट है that is talking about the operative part, that is a practical part. और 12वीं कॉन्सेप्ट बात करती है आपकी वारंट इसकी यानी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व. ऐसे कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल मिक्सेस ओनली इन द हैट. मेरा थोड़ा मानना अलग है. मैं समझता हूँ कि सेल्फ सपोर्ट के प्रिंसिपल में ये बहुत मटेरियल एंड स्पिरिचुअलिटी मिक्सेस टुगेदर. अभी ये जो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली कहती है वो ऑपरेशंस के बारे में कहती है, जिसमें हमारे सेवा संस्थाओं के ऑपरेशन है, बोर्ड की फंक्शनैलिटी है, एंड सेकेंडली हमारी जो विजिबल एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में, दैट इज जीएसओ, उसके स्टाफ के बारे में. कॉन्सेप्ट में बीएलडब्ल्यू कहते हैं कि जनरल सर्विस बोर्ड का जो सक्सेस है या फिर इफेक्टिविटी है, दैट विल नॉट ओनली रिलाई ऑन देयर ओन मेंबर्स. सिर्फ ट्रस्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो दे विल बी नीडिंग असिस्टेंस ऑफ कमिटीज. कई बार उनके कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी
वो डिसीजंस लेंगे, वो एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ्स की जरूरत पड़ेगी। और इनका जो कलेक्टिवली जो इफेक्टिविटी होगी, हमारे जनरल सर्विस बोर्ड की इफेक्टिविटी इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। ऐसे होगा नहीं कि ये बाकी सब लोग उतने इफेक्टिव नहीं होंगे और फिर भी जब हमारा जो बोर्ड है वो इफेक्टिव रहेगा। अगर हम राइट हिस्ट्री में, राइट फ्रॉम द डे व्हेन अल्कोहलिक फाउंडेशन स्टार्टेड, तो देखेंगे कभी से ये सिस्टम वहां पे कार्यरत थी। हमारे पहले 5 ट्रस्टीज थे, 3 नॉन अल्कोहलिक, 2 अल्कोहलिक, और उनको सपोर्ट करने वाले 4 नॉन ट्रस्टी मेंबर्स थे। दोज आर एक्चुअली द कंसल्टेंट्स। हैंक पी थे, बीडब्ल्यू थे, और 2 नॉन अल्कोहलिक्स थे। तो उनका असिस्टेंट ऑलवेज उनको रहा हुआ है, मिला हुआ है। और कभी की जो सक्सेस थी बोर्ड की, वो हम सब लोग हमारी हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये तकलीफ होने वाली है, लॉर्ड ऑफ वीजिंग वगैरह और खांसी तो रहती है अस्थमा की वजह से, तो उतना भी आप प्लीज जरा बेयर कर लीजिए। तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रस्टी बोर्ड है या फिर ट्रस्टीज है, दे आर प्रैक्टिकली अननोन टू द फेलोशिप। कोई भी बंदा जो खुद बोर्ड में नहीं है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो 27 ट्रस्टीज हैं उनके नाम बता पाएगा। मैं तो डेफिनेटली नहीं बता पाऊंगा कौन 27 ट्रस्टीज हैं। बट जो भी जीएसओ में काम करते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके नाम तो मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा। उसका रीजन है कि मैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूँ, या फिर हमारी जो फेलोशिप है फॉर ऑल द सर्विस नीड्स, whether it is literature, whether it is information, apart from their own regional trustee and delegate, they know only staff members. और वैसे देखा जाए तो उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होती है, बिकॉज दे आर 24/7 दे आर ऑन ड्यूटीज। हमारे जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, जो ट्रस्टीज हैं, उनके लिए ये सर्विस है, एवोकेशन है, बट फॉर दोज पीपल इट इज अ प्रोफेशन। मेनी टाइम्स उन्हीं के पास नए आइडियाज के लिए, नई आइडियाज या ओरिजिन्स जो होती हैं, आइडियाज के ओरिजिन्स वो वहीं से आते हैं। पॉलिसी जो रहती है वो भी वहीं से मिलती रहती है, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टाफ बट द पीपल दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड with the board as a consultant, or they are involved in the committees which support the board. तो ये जब हम देखते हैं, यूएस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है एज फार एज द स्टैंडिंग कमिटीज आर कंसर्न। Whatever the standing committees the book mentions, they are informal committees. हमारे यहाँ पे जो है वो हमारे यहाँ पे फॉर्मल कमिटीज है, एंड दोज आर कॉन्फ्रेंस कमिटीज। हमारी जो 6 कॉन्फ्रेंस कमिटीज है, उसमें एक तो एजेंडा कमेटी आती है, एक बजट एंड फाइनेंस है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, लिटरेचर कमेटी है, चार्टर एंड रिपोर्ट्स कमेटी है, और ट्रीटमेंट फैसिलिटी कमेटी है। ये 6 स्टैंडिंग कमिटीज या फिर 6 कॉन्फ्रेंस कमिटीज हमारे यहाँ पे है। और यूएस में जो कमिटीज है, इसके कॉम्पोजिशन में भी फर्क है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस कमिटीज है उसमें सिर्फ कॉन्फ्रेंस मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ दोज कमिटीज। There are no more consultants involved. No outsider directors are involved in those committees.
कॉरस्पॉन्डिंगली यही 6 ट्रस्टी कमिटीज भी है। दोनों का इंडक्शन वगैरह जो है इन कमिटी मेंबर्स का, वो हम डेफिनेटली आगे जाके देखने ही वाले। एंड एवरी कमिटी हैज गॉट द स्कोप। उसका स्कोप है, कॉम्पोजिशन है, और उसका पर्पस भी डिफाइंड है। ये जो यूएस में जो कमिटीज है उसमें एक एडिशनल 2 कमिटीज है। एक है नॉमिनेटिंग कमिटी, उसके काम के दायरे में आता है कि ऑल ट्रस्टीज और अदर वैकेंसीज दोज पोजीशंस, वो फिर ट्रस्टीज की होने दो या सर्विस डायरेक्टर्स की होने दो, एग्जीक्यूटिव्स की होने दो या फिर स्टाफ मेंबर्स की होने दो, they are properly filled with the members and workers of the greatest possible competence, stability and industry। हमारे यहाँ पे ये जो काम है, एक हम वर्किंग ट्रस्टी कमेटी करते हैं, स्पेशली रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। हालांकि they scrutinize nominations of the trustee members, but they are not directly involved in the election of those trustees। क्योंकि हमारे यहाँ की सिचुएशन ही अलग है। हमारे यहाँ पे रीजनल ट्रस्टीज होते हैं और वहां पे रीजनल ट्रस्टीज होते हैं, जनरल सर्विस ट्रस्टीज होते हैं, क्लास ए ट्रस्टीज होते हैं। हमारे यहाँ पे भी क्लास ए ट्रस्टीज होते हैं। तो वो जो वैकेंसीज फिलअप करना है, वो काम जो है वो नॉमिनेटिंग कमिटी में होता है। और इस कमिटी का जो सक्सेस है, दैट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ आवर फेलोशिप। अगर वहां पे कुछ मिस्टेक हो गई तो देखिए हमें जो मिलने वाले ट्रस्टेड सर्वेंट्स है और द पीपल दोज हु आर गोइंग टू एक्सरसाइज द एक्टिव रोल इन द सर्विसेज, or rather those who are going to execute the services, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। और वहां पे अगर दिक्कत आ जाएगी तो और सर्विसेज will be paralyzed। If not paralyzed, then also those services will not be that effective as they should be। तो ये जो कमिटी रहती है, देखिए वहां के इलेक्शन में और हमारे यहाँ के इलेक्शन में भी फर्क है। हमारे यहाँ पे रीजन में ही रीजनल ट्रस्टी इलेक्ट होके आता है। हालांकि वहां पे जो रीजनल ट्रस्टीज के नॉमिनेशन रीजन में से आते हैं, बट द इलेक्शन इज डन एट द बोर्ड लेवल एंड देन फॉर रेटिफिकेशन इट इज सबमिटेड टू द कॉन्फ्रेंस। हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन, रीजन में इलेक्शन हो जाता है, फिर कॉन्फ्रेंस में रेटिफिकेशन के लिए जाता है और फिर बाद में दोज रेटिफाइड कैंडिडेट्स आर एडॉप्टेड इन द बोर्ड। तो थोड़ा बहुत फर्क है। एंड और ट्रेडिशनली जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते आ रहे हैं वैसे इलेक्शंस होते आ रहे हैं, वहां पे भी ट्रेडिशनली जो होते हैं वैसे ही हुए हैं। कुछ कुछ चेंजेस उनको जब भी जरूरत पड़ी तभी वो चेंजेस उन्होंने किए हुए हैं। ऑफ कोर्स दोज ऑल चेंजेस वर डन विद द ग्रुप कॉन्शियंस, आई कैन से। अभी इसमें ये कमिटीज जो होती हैं, उनकी जो कमिटीज फॉर्म होती है, उस कमिटीज में वाकई में इंडक्शन कैसे करना है ना कमिटी मेंबर्स का, स्पेशली इनफॉर्मल कमिटीज, वो एक रियली कंसर्न की बात है कि आपको बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल टैलेंट चाहिए और वो टैलेंट ढूंढना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
अभी नॉन ट्रस्टी डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बारे में हमारे यहाँ पे तो कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। हमारे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, तो जब हम ट्रस्टी कमिटीज बनाते हैं, और अगर जनरल सर्विस बोर्ड ट्रस्टी कमिटीज बनाता है जो कॉरेस्पॉन्डेंट कमिटीज, वहां पे practically every trustee he works on a two committees. तो एट रैंडम ही सिलेक्शन हो जाता है कमिटी मेंबर्स का। उन कमिटी मेंबर्स का एक्सपर्टीज देखा नहीं जाता है, या फिर देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर लिमिटेड। सेम थिंग हैपेंस विद द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में एवरी डेलीगेट वर्क्स ऑन वन कमिटी। अभी पहले ऐसे होता था कि हैट में से ही नाम निकाले जाते थे कि कौन नया आने वाला जो डेलीगेट है वो कौन सी कमिटी में काम करेगा। तो हैट में से जो भी कमिटी का नाम निकलता था वो निकलता था। वहां पे भी किसी की एक्सपर्टीज नहीं देखी जाती थी कि भैया कोई अकाउंट्स का बंदा है, सीए है, तो बजट एंड फाइनेंस में काम करे, कमिटी में कमिटी का पार्ट हो। कोई पब्लिक रिलेशन वाला है तो पीआई कमिटी में ही करे। कोई पब्लिकेशन वाला बंदा हो तो लिटरेचर एंड पब्लिकेशन कमिटी में आए। वैसे होने की संभावना बहुत कम रहती है आज भी। ऊपर से हम जब हमारी स्पेसिफिकली दो कमिटीज की बात करते हैं, एक लिटरेचर एंड पब्लिकेशन वो कमिटी और पब्लिक इंफॉर्मेशन की कमिटी, तो इन कमिटीज में डेलीगेट का जो सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन में लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रैक्टिकली एवरी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन दिस टू कमिटीज, वो देखा जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है वो पता नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली ये होते आ रहा है कि लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन ये दोनों कमिटीज में होते जा रहे हैं। एक्चुअली कमिटीज का स्कोप अलग है, लेकिन ये पहले से ही चलते आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है उसके बारे में तो पता नहीं है मेरे को। और क्या होता है इसमें कि इनफॉर्मल कमिटीज नहीं है, ये फॉर्मल कमिटीज है। तो इसमें एज फार एज द डेलीगेट कमिटी इज कंसर्न, एवरी ईयर वन थर्ड मेंबर्स आर रिप्लेस्ड। तो कंटिन्यूटी का भी एक इश्यू आता है, क्योंकि इन कमिटीज में neither staff is involved nor any consultant is involved। तो ऑलवेज वन थर्ड कमिटी है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और हमारी ट्रस्टी कमिटियों में हर 5 साल में ये कमिटी चेंज होती रहती है। तो नेचुरली कंटिन्यूटी इसमें होती नहीं है। और कभी कभी आपको जो सर्विसेज में आने वाले अपफ्यूल्स दिखते हैं ना, अप एंड डाउन दिखते हैं, उसका रीजन ये है, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले के कॉम्पिटेंट लोग आपको सक्सेशन में मिल जाए। ऐसे भी हो सकता है कि पहले से ज्यादा इफेक्टिव लोग बाद में आते हैं विथ व्हाट आई कैन से दैट न्यू अवेयरनेस, मोर टेक्निकली इक्विप्ड, ऐसे लोग आ जाते हैं। तो नेचुरली उनकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी भी हो जाती है। फिर ये पॉलिसी एंड नॉमिनेशन कमेटी हमारे यहाँ पे है नहीं। हमारे यहाँ पे वर्किंग ट्रस्टीज ही ये काम देखते हैं, बट देयर दे वर्क एज अ कमिटी, दे आर नॉट द सुप्रीम्स। ये भी बात ऐसी है, सुप्रीमोस नहीं है वो लोग। सेकंड कमिटी है ये फाइनेंस एंड बजटरी कमिटी। अभी इस कमिटी का मेन फंक्शन तो यही है कि कोई भी हालत में
इन बैड टाइम्स स्पेशली हम लोगों को पैसे की कमी नहीं महसूस, उसकी वजह से पैरालाइज नहीं होना पड़े या फिर टोटली ब्रेक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक और रीजन है जहाँ पे, एक और चीज है जहाँ पे मनी एंड स्पिरिचुअलिटी है, दे नीड टू मिक्स एंड दैट टू इन अ राइट प्रपोर्शन। तो कभी कभी क्या हमेशा ही हमें इस कमिटी में मेंबर्स की जो आवश्यकता लगने वाली है वो है कि वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो, ऐसे बंदों की जरूरत है। एट द सेम टाइम और रियलिस्ट भी होने की जरूरत है। एक आध दूसरे बंदे जो ऑलवेज रुको या पेसिमिस्ट रहते हैं, उनका होना भी फायदेमंद ही हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा ए में बात करते हैं ना यार, ए को अगर जरूरत पड़ी तो पैसों की कमी नहीं होगी, सिर्फ राइट रीजन होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे टेंडेंसी होती है यार कि जो हमारी पॉलिसी है या जो प्रोजेक्ट हम लेने जाने वाले हैं वो बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसे की कमी नहीं होगी, एंड देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ये बूमरैंग भी हो सकता है। तो पैसे हैं वो देख के ही ये जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे, होपफुल प्रोजेक्ट्स होंगे, हम लोग उन्हें कार्यान्वित करना अक्लमंदी की बात होगी। देखिए हमारी ओवरऑल जो फेलोशिप है वो कॉन्जर्वेटिव है, हमने ज्यादा पैसों की एक्सपेक्टेशन की नहीं है, जरूरी पैसों की ही एक्सपेक्टेशन की है। इसी के लिए हमारी ट्रेडिशन भी बनी वैसी है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी लिमिटेशन है। तो जब हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें देखने की जरूरत होती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बन जाए। इसके लिए मैं एक जो प्रोजेक्ट की बात है, जो सजेशन हमेशा कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है, ऑलवेज ये एडवाइजरी एक्शन पास होती है कि पीएसएस बनाओ। पीएसएस अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई भी उसको ना नहीं बोलेगा, पर उसके पीछे के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है और उससे जो आउटकम आने वाला है और कौन सी मैग्नीट्यूड में आने वाला है, ये भी सोचने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज हम कुछ नया करने जा रहे हैं विच इज गोइंग टू सर्व एज लाइक एनीथिंग, बहुत सारी क्या 12 स्टेपिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली है, इसके लिए अगर हम वो करने जाएंगे विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। हमारी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बैडली इम्पैक्ट होने वाली है। देखिए अगर आप पीएसए बनाने जाओ ना, तो मैंने एक बार ऐसे ही बजट निकाला था, तो इट वॉज कॉस्टिंग समवेयर, मतलब 35,000 से लेकर 35 lakhs तक आपकी जो 1 मिनट की पीएसए है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट्स ऑफ द मॉडल्स एंड द type of equipments you are going to use, the people which you are going to hire, the director, scriptwriter and all, वो देखेंगे तो उसकी कॉस्ट 30 रेंज, मतलब 35,000 से 35 lakhs तक की। As far as one time expenses was concerned, एक मॉडरेट एक्सपेंसेस 35,000 से थोड़ा ज्यादा करके भी हम पीएसए बना सकते, बट वो पीएसए बनाने के बाद में एक्चुअल जो खर्चा है वो उसके ट्रांसमिशन में या फिर टेलीकास्ट में है। वहां के जो रेट्स है फॉर 10 seconds 20 seconds, दोज आर एग्जॉर्बिडेंट। और वो
एक बार दिखा के चलने वाली बात नहीं है। आपको कंटिन्यूस उसका ट्रांसफर टेलीकास्ट करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि ये अगर प्राइम टाइम में नहीं आया तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है, उसके जो रिजल्ट्स है वो हमें मिलने के चांसेस नहीं। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। एक पीएससी बनाई हुई गई थी विथ लॉट ऑफ निगोशिएशन विद चैनल, एक चैनल पे दिखाई गई है। कौन से टाइम में दिखाई गई? तो रात को 12 बजे के बाद में, वो भी जन्माष्टमी के पहले दिन। खैर उसमें से एक आया हुआ एक बंदा तो मुझे पता है, जिसने रात को घर पे 12 बजे के बाद, घर पे जाने के बाद में वो, उसकी फैमिली उसकी राह देखते हुए टीवी देखते बैठी थी, और तभी ये पीएसए वहां पे एयर हो गई। और वो बंदे ने नेक्स्ट डे उस दिए हुए नंबर पे कॉल किया, वी गॉट द मैसेज एंड केम सोबर आल्सो। बट दैट इज अ रेयर वन ऑफ द रेयरेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से। बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई ऐसे सुनने को मिला नहीं। शायद आप लोगों को सुनने को मिला हो कि कोई वो पीएसए देख के एक 20-22 साल पहले कोई बंदा ए में आया हुआ हो। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट आते हैं तो उनका इम्प्लीकेशन या उनका फाइनेंशियल रिस्क देख के हमें जज करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉप लुक एंड लिसन वाली जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो ऑलवेज उसमें तो ये कमिटीज में ऑलवेज खर्चा करो, और दूसरी बोलती है कि मत करो। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी एक सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज आपके हेडक्वार्टर की जो ऑपरेशन है वो बंद होने वाली है। अभी इसी कमिटी का और एक काम जो रहता है वो बजट एस्टिमेट करना, कि आने वाले साल में हमारे खर्चे कितने होंगे। हालांकि ये थोड़ी डिफिकल्टी बात है। हम खर्चे तो एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम रेवेन्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि हमारा रेवेन्यू जो है वो टोटली डिपेंडेंट जो है वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस और सेल्स ऑफ द लिटरेचर, इन दो ही चीजों के ऊपर रेवेन्यू हमारा डिपेंडेंट है। तो नेचुरली हम जो रेवेन्यू है वो एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, बट हमारे जो रूटीन खर्चे हैं वो एस्टिमेट कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में एग्जैक्ट एस्टिमेट करना वो डिफिकल्ट बात है। बट ऑफ कोर्स ये जो बजट है, अगर बहुत ही ज्यादा डेविएट होता रहेगा तो आधे साल के बाद में वो बजट ठीक किया जा सकता है। हमारा जनरली क्या होता है कि ऑल वर्किंग कॉर्पोरेशंस they decide their budget in the month of, for particular financial year they decide in the month of April. इवन बाकी सब जगह पे जितने भी जनरल सर्विस बोर्ड है, पुलिस एनोनिमस के, उनकी सबकी जो एनुअल मीटिंग रहती है वो अप्रैल में रहती है। वहीं पे उनका बजट डिस्कस होता है, बजट अप्रूव किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी जो एनुअल मीटिंग होती है वो नवंबर में होती है। तो हमारा जो बजट रहता है वो 1.5 साल पहले एस्टिमेट किया जाता है। 1.5 साल पहले मतलब अभी जो कॉन्फ्रेंस आएगी 25 की, उसमें आप बजट देने वाले हो 26-27 का। बाकी सब जगह पे ये जो अप्रैल मंथ गया उसमें जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी
उसी में यही साल का 25-26 का ही बजट उन्होंने सबमिट किया था। यही कमिटी जो है, और बहुत सारे नीडलेस एक्सपेंसेस रहते हैं, उनके ऊपर नजर रखती है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम करते हैं वहां पे थोड़े बहुत लूप होल्स तो तैयार होते ही हैं। थोड़े बहुत खर्चे जो हैं अनएक्सपेक्टेड, का ये अनएक्सपेक्टेड होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट अनवांटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बहुत होते रहते हैं। तो उनके ऊपर चेक रखना, वो सुपरवाइज करना। कुछ चीजों में हम डबल डबल पेमेंट करते हैं, डबल डबल खर्चे करते हैं, उसके ऊपर नजर रखना है, ये कमिटी का काम होता है। खैर, इस कमिटी में काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को इसके बारे में कितनी जानकारी है या होती है, दैट वेरीज। कुछ लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग उसमें उनको ज्यादा पता नहीं रहता है इसके बारे में। बट एवरी ईयर ये जो बजट है वो फाइनेंशियल कमिटी रिव्यू करती है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। सेकंड है कि इस कमिटी का और एक जो फंक्शन कहा जा सकता है, वो हमारा जो प्रूडेंट रिजर्व है वो अपडेट करते रहना। देखिए, एवरी ईयर तो कॉस्ट तो बढ़ती जाती ही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जाते ही हैं। तो कंसिडरिंग दोज एक्सपेंसेस है इन्फ्लेशन, हमारे प्रूडेंट रिजर्व भी बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है, और जरूरी है वो। तो वो कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर कैसे चेक रखेंगे, या फिर जो भी प्रूडेंट रिजर्व है, एग्जिस्टिंग प्रूडेंट रिजर्व है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो सजेशंस देने भी उस बजट एंड फाइनेंस कमेटी की एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब वाकई में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तभी उन क्राइसिस में एटलीस्ट 2/3 ऑफ योर प्रूडेंट रिजर्व शुड बी अवेलेबल, और वो ये काम करते रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट कमिटी है पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है। आप किसी भी डेलीगेट को या किसी भी ट्रस्टी को पूछोगे कि वो वॉलंटरली कौन सी कमिटी में काम करना चाहता है, तो वो कहेगा कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी में वो काम करना चाहता है। यहाँ पे भी जो इंडक्शन है कमिटी मेंबर्स का, देखिए ये सब नेचुरल जो टैलेंट्स है ना, वो इलेक्टेड लीडर्स में मिलना काफी मुश्किल है। तो इसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो कंसल्टेंसीज है वो हायर करनी पड़ेगी। आप मानो नहीं मानो, लेकिन आपको अगर इफेक्टिवली इन कमिटीज से कुछ विड्रॉ करना है या ड्रॉ करना है, तो आपको बाहर से कंसल्टेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी में जो काम करने वाले हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पब्लिक कम्युनिकेशन डेवलप करना, और उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि जो भी कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता है, वो कम्युनिकेशन कई बार मेडिकल फ्रेटर्निटी हो या रिलीजियस फ्रेटर्निटी हो, या जिनके भी साथ हम लोग कोऑपरेट करते हैं टू कैरी आवर मैसेज, उनके बेसिक फिलोसॉफी से मेल नहीं खाता या फिर टकरा जाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन जब डेवलप हो जाए, तो हमारे जो बोर्ड में क्लास ए ट्रस्टीज रहते हैं, जो इस फील्ड से रहते हैं, उनसे कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, उनसे कंसल्ट करके भी ऐसी कुछ सिचुएशंस आ सकती है, नहीं ऐसे नहीं,
बट हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारे क्लास ए ट्रस्टी का काम सिर्फ वर्ल्ड वाइड विजडम जो है, प्रोफेशनल विजडम जो है, उससे कंट्रीब्यूट करना, या दे आर आवर फेसेस इन द पब्लिक, उसके सिवा और जो बात है जो इंटेलेक्चुअली दे कैन सपोर्ट अस और कंट्रीब्यूट टू अस इज दैट whichever the public information communication we develop, whether that communication affects or interferes with the basic policies or principles of that particular field, वो चेक करना भी होता है। वो चेक करना होता नहीं है, उनका काम नहीं होता है, बट we should take their help, assistance, so that we do not enter into public controversy in future. ऐसे पब्लिक कंट्रोवर्सी पास्ट में हुई है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए 1977 में या 6 में एक रैंड रिपोर्ट करके रिपोर्ट पब्लिश किया गया, मेडिकल रिपोर्ट था, विच स्टेटेड कि बहुत से अल्कोहलिक्स है आफ्टर हैविंग अ ट्रीटमेंट कैन ड्रिंक मॉडरेटली। द रिपोर्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग था, सो नेचुरली इट गॉट अटेंशन ऑफ वेरियस मीडियाज। तो एक रिपोर्टर ने हमारे तभी के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर जैक नॉरिस, उनको इसके बारे में पूछा था, एंड पता नहीं, लेकिन वो बोल गए कि इट्स क्वाइट पॉसिबल। उन्होंने बोला तो इट क्वाइट पॉसिबल मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस सेज दैट पीपल आफ्टर हैविंग अ सफिशिएंट रिकवरी और रीजनेबल पीरियड ऑफ रिकवरी दे कैन ड्रिंक अगेन मॉडरेटली। और ऐसी बातें पब्लिश होने लगी, एंड अननेसेसरली द कंट्रोवर्सी बिगन इन 77। बाद में ही हैड टू क्लैरिफाई कि बाबा उसका जो ओपिनियन था, that opinion was based on his professional experience. As a doctor, he has opined, and not as a chairperson of AA. He has opined. तो ऐसी बातें हो सकती है। तो बिफोर वी गो इनटू पब्लिक कम्युनिकेशन, इन चीजों का ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है कि पब्लिक कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल हमारा जो मैसेज है वो कैरी करने में यूज करती है, मतलब यूज होता है। अभी जब इसने आर्टिकल लिखा था तभी देयर वर अराउंड 25 मिलियन अल्कोहलिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इन तक पहुंचने के लिए ये सारे जो लोग थे, मेडिसिन के, रिलीजन के, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, मेंटल हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, इन सब तक जाने की जरूरत थी। आज भी है वो जरूरत, कुछ जरूरत बदली हुई नहीं है। फिर मीडिया की जरूरत है, मीडिया की हमें जरूरत है। तो ये जब चीजें हम देखने जाएंगे तो वो बहुत ही मेटिकुलसली, जहां पे पब्लिक कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं हो, ऐसी कम्युनिकेशंस डेवलप करने में ये पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी काम करती है या काम करना चाहिए। अभी हमें वो इलेक्टेड सर्वेंट्स में से मिलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। मैं बार बार वही पॉइंट स्ट्रेस करने वाला हूँ, जहां पे जरूरत है वहां पे जो पॉसिबल हेल्प है, प्रोफेशनल हेल्प है, उसे हमने लेना चाहिए। वो जो पुराना रवैया है ना, हम अल्कोहलिक है यार, अल्कोहलिक की बातें ये लोग क्या जानते हैं, दैट इज ऑल बुलशिट। अल्कोहलिक की भावनाओं की क्या ये होती है, अल्कोहलिज्म ये लोग नहीं जानते वगैरह। वी नो बेस्ट हाउ वी कैन कम्युनिकेट द मैसेज। यार बॉस, दैट्स अ पार्शियल ट्रूथ। वी नो हाउ टू कम्युनिकेट दिस मैसेज टू फेलो अल्कोहलिक or to still suffering alcoholic, but for media, for society at large, to government, remember we do not know. It's best that we admit ourselves that we do not know about these things, and we should take the possible professional help.
हम लोग तो सब मतलब वही लोग आई नो गाइस वाले बंदे हैं। तो ये जरूरत हमें लगने वाली है या फिर लगती है, जो हालांकि यूएस में वगैरह ली जाती है, बट आई डोंट नो व्हाई वी आर एडमंट। हमको सब पता है, हमको बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। ये हमारा एटीट्यूड लास्ट 40 साल में तो देखने को मिला है। देन आती है लिटरेचर कमिटी। इस लिटरेचर कमिटी का स्कोप इंटायरली डिफरेंट है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। दिस लिटरेचर कमिटी इज सपोज टू डेवलप न्यू लिटरेचर, न्यू या फिर रिप्रिंटिंग ऑफ द लिटरेचर देखना है, ट्रांसलेशन वगैरह है वो ये कमिटी नहीं देखती, बिकॉज बेसिकली ऑल कमिटीज दे आर सजेस्टिव इन नेचर। अभी कौन से बेसिस पे कमिटी, आपकी लिटरेचर कमिटी जो म्यूचुअली लिंग्विस्टिकली रिप्रेजेंटेड है, वो आपको कौन से बेसिस पे कोई भी पैम्पलेट सजेस्ट करने वाली है? देखिए हम लोग जो है ना, हमारा टोटल कल्चर या फिर हमारे फेलोशिप का जो कॉम्पोजिशन है विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, 15 लैंग्वेजेस में तो हमारा लिटरेचर अवेलेबल है, बट 22 लैंग्वेजेस इन कंट्री। फिर बाद में ईच कंट्री, ईच लैंग्वेज हैज गॉट अ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ए मेंबर्स की। कहीं पे पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले मेंबर्स ज्यादा हैं, कहीं पे तो बिल्कुल ही कम है। ऐसे सिचुएशन में हमारा लिटरेचर जो है वो लिटरेचर लिटरेचर के लिए पॉलिसी डिजाइन करना, डिवाइस करना या सजेस्ट करना, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इस कमिटी का बेसिक स्कोप जो होता है या फंक्शन जो होता है, वो जो आए हुए लिटरेचर के जो अगर ट्रांसलेशन हो तो समझिए, ट्रांसलेशन में नहीं जाऊंगा मैं इसमें। जो भी नया लिटरेचर बनता है वो आपने ये प्रिंसिपल्स के साथ में है कि नहीं, उसकी जरूरत कितनी है और उसकी इफेक्टिव कितनी है और इफेक्टिविटी कितनी है, वो जज करना और अकॉर्डिंगली सजेस्ट करना इसका काम रहता है। देखिए लिटरेचर ट्रांसलेशन किसी एक बंदे का काम नहीं है। तो कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए, दूसरे किसी लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में आपको अगर कोई लिटरेचर ट्रांसलेट करना है, फॉर दैट मैटर एनी पीस ऑफ लिटरेचर इफ यू ट्रांसलेट इट, तो उसमें दिक्कतें आने वाली हैं। अभी मैं तो मराठी अच्छी जानता हूँ, तो वो अच्छी मतलब रीजनेबली अच्छी जानता हूँ, तो बहुत सारे वर्ड्स के शेड्स हैं ना, उनका जब यूज होता है ना तभी वो अलग अलग मीनिंग प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर उसी चीज का जो डिफरेंट शेड होती है वो प्रेजेंट करते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं। हिंदी में तो काफी सारे वर्ड्स ऐसे होंगे। एक ही मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑफकोर्स मराठी का है, कितने लोगों को समझ में आएगा वो पता नहीं है, बट ये जो वर्ड है वो कॉमनली यूज होने वाला है। हम लोग स्काई को आकाश बोलते हैं और आभार भी बोलते हैं। अभी देखने जाएंगे तो ये जो दोनों ट्रांसलेटेड वर्ड्स हैं दे मीन द सेम स्काई, बट दोनों का जो मीनिंग है ना वो अलग निकलता है। जो निरभ्र रहता है उसे आकाश कहते हैं, और जो भर के आता है मतलब जो बादल वगैरह जिसमें छाए रहते हैं उसको आभार बोलते हैं। तो ये सब माइनर जो थिंग्स है, हर लैंग्वेज में ये है। तो ये लैंग्वेज किसी इलेक्टेड बंदे को पता होगी, ऐसा बहुत रेयरली होने वाला है। और जो आपकी कमिटी में है, जो कुछ 9-10 बंदे रहेंगे उसमें से हर बंदे को पता होगी, इस पे मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन में वापस आपको एक ही रिसोर्स बचता है, एंड दैट इज प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स। They will be able to justify the words which are mentioned in the literature. नए लिटरेचर, नए क्रिएशन की तो बात ही छोड़िए। हमने लास्ट
40 साल में एक ही हमारा ओन लिटरेचर डेवलप किया हुआ है, दैट इज अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। फिर बाद में लास्ट कमिटी जो बचती है वो है जनरल पॉलिसी कमिटी। शायद ये कमिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरल पॉलिसी कमिटी एस्टैब्लिश ही मतलब फॉर्म ही नहीं की गई है। तो ये थोड़ी कमिटीज हैं। हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटी की कमिटी अलग है, और बाकी तो और एजेंडा कमिटी एक अलग है। उनके सबके फंक्शन स्कोप जो है वो अलग अलग स्कोप में दिया है। एक्चुअली ट्रीटमेंट फैसिलिटी कमिटी जो है, या फिर सीपीसी कोऑपरेशन एक प्रोफेशनल कमिटी भी हुई थी, कम्युनिटी भी हुई थी form, लेकिन बाद में वो बंद हो गई। और दोनों ऐसे देखने जाएंगे तो पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी से ही बनी हुई दो सेपरेट कमिटीज थी। इसके बाद में इस कंसेप्ट में जो मेंशन किए गए हैं वो दो अपनी कॉर्पोरेट संस्थाएं और उनका कॉम्पोजिशन। एक तो एडब्ल्यूएस है, इंक्लूडिंग इट्स पब्लिशिंग डिवीजन, और दूसरी ग्रे पॉइंट है जो वापस पब्लिशिंग डिवीजन। दोनों का कॉम्पोजिशन तकरीबन सेम ही है। दोनों के फंक्शंस जो है वो थोड़े बहुत अलग अलग है। जब ये ऐसे लिखा गया था तभी देर वर 7 ये डायरेक्टर्स, और अभी 3 लोग जो है वो प्रोफेशनल्स, those who can, those who are expert either in publication और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ऐसे लोग आते हैं। ऐसे मिलकर वो 9 लोगों का वो बोर्ड बनता है। दे आर सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड। हलेक के बायलॉज अलग है, हलेक की इंस्टीट्यूट ये भी अलग है, चार्टर भी अलग है, और दोनों के फंक्शंस भी थोड़े से फर्क है। क्योंकि एडब्ल्यूएस के पब्लिशिंग डिवीजन में जो उस वहां से जो लिटरेचर पब्लिश किया जाता है उसमें से मैक्सिमम बुक्स हैव बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड। अभी जो उनके पास जो काम बचना है, दैट इज वो जो रेगुलर अपडेशन होते रहता है पैम्पलेट्स में, या फिर न्यू पैम्पलेट्स क्रिएट करना, उतना ही काम उनके पास है। वेरएस ग्रे पॉइंट ग्रे पॉइंट में ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है, क्योंकि इट्स अ मंथली मैगजीन, पीरियोडिकल है, जहाँ पे एवरी टाइम दे हैव टू फर्निश न्यू आर्टिकल्स, न्यू कंटेंट उनको देना होता है। तो उसके लिए दे हैव टू बी ऑलवेज एक्टिव, दे हैव टू बी ऑलवेज ऑन टूल्स। ये दोनों मिक्स करने के बारे में भी सोचा था कि एक ही हेड के अंडर सब, क्योंकि दोनों का स्टॉक जो है, दोनों के ओनर जो है वो जनरल सर्विस बोर्ड है, तो दोनों एक साथ नहीं किए जाए। लेकिन जब ये दोनों के अलग अलग फंक्शंस देखे गए हैं, और सेकेंडली हम लोग एक ही जगह पे पैसा और पावर रखते नहीं है, पैसे का कॉन्सेंट्रेशन होने देते नहीं है, तो उस हिसाब से ये दोनों सेपरेट ही रखे गए हैं। कभी मिक्स करने की सोचा तो जरूर था उन्होंने, लेकिन मिक्स करना उन्होंने उचित नहीं समझा था, तो ये मर्जर उन्होंने अवॉइड किया हुआ है। फिर वहां पे दूसरी भी और एक इसमें बात थी कि अगर ग्रे पॉइंट और ये मर्ज किए जाएं तो जो ग्रे पॉइंट का स्टाफ है वो शायद डिमोटिवेट हो सकता है, बिकॉज दे लेट टू रिपोर्ट टू समबडी एल्स। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज्यादा रहेगी, लेकिन अथॉरिटी ज्यादा नहीं रहेगी, जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है, 10वीं कॉन्सेप्ट में, क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू मैच। तो उसमें वो डिस्टर्बेंस हो सकता था, एंड एक अननेसेसरली कोई ना कोई तो डोमिनेंट क्लास होता था विच वुड हैव डोमिनेटेड द अदर पीपल, मतलब अदर पीपल, अदर साइड ऑफ द पीपल। तो नेचुरली उसकी वजह से ये हमने तभी मतलब फेलोशिप ने उनको मिक्स होने नहीं दिया है। अभी इसके ऊपर तो ज्यादा बात करने जैसा है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर ही टोटली उल्टा है। उल्टा मतलब उतना ये नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे
हमारी जो 12 स्टेप मैगजीन है उसका पब्लिशर जो रहता है वो पीआई चेयरमैन रहता है। एंड शायद ही उसको पता हो कि इज अ पब्लिशर। और देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की भी हालत हो चुकी है। वैसे तो ग्रे पॉइंट का भी है, ग्रे पॉइंट की भी सर्कुलेशन है, वो हर बार कम ही होती जा रही है। ग्रे पॉइंट फाइनेंशियल सब डिट्रोटी। और तीसरी जो संस्था है वो जीएसओ। हालांकि जीएसओ के बारे में हर बार जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत बार थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जीएसओ की हिस्ट्री हमारी फेलोशिप की हिस्ट्री भी रिप्लिकेट करती है या फिर पैरेलल चलती है। फिर जीएसओ में देर आर सर्टन ये थिंग्स लाइक जीएसओ के रिसोर्सेस में रेवेन्यू आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, उसके बारे में बात करनी पड़ती है। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके ऑथोरिटीज है, उसके बारे में बात करनी पड़ती है, करनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। एंड एवरी टाइम डजंट प्रोवाइड यू दैट दिस। एंड स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे कोई भी बंदा देखिए 20 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है ऐसे लगता है। तो ये सब पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट 40-50 मिनट की, उसके लिए यू नीड रियली अ गुड ओरेटर जो इन सब लोगों को बांध के रखे, या फिर यू नीड अ गुड लिस्टनर्स दोज हु कैन फोकस एंड कंसंट्रेट फॉर 40-45 मिनट्स। तो इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में उसने 5 पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। एक तो स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, इनका दर्जा क्या होना चाहिए, उनकी इंडक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने एक एग्जांपल स्पेशली एलिजिबिलिटी के बारे में बिल ने कोट किया हुआ एग्जांपल है। एक लेडी थी, उसने अपने अंडर काम करने के लिए जितने भी लोगों को चुना था, दे वर लेस कैपेबल, क्योंकि उसको खुद को इनसिक्योरिटी थी। तो उसने ऐसे ही लोगों को चुना हुआ था। तो नेचुरली ऐसी जो इनसे चीप हेल्थ से मिलने वाली जो सर्विसेज रहती है वो थोड़ी सी कम ही लेती है। अभी द पीपल दोज हु वर्क एज अ स्टाफ और अदर पेड स्टाफ, दे गॉट अ डिफरेंट responsibilities. First thing is that they are in direct touch with the fellowship. They are communicating directly. So naturally, जो भी कोई एग्जीक्यूटिव रहेगा, he would need a similar assistance, and they have to be on duty for 24/7. ऐसा नहीं है उनका जॉब, कोई भी सेवा इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में 9 to 5 जॉब नहीं होता है, इससे 24/7 जॉब भी होता है, जैसे कि हमारे फेलोशिप में भी। दे कैनॉट रिफ्यूज, अगर कोई बंदा फोन करता है रात को 11 बजे, तो दे कैनॉट रिफ्यूज दैट कॉल। और वैसे हमारे वॉलंटियर भी नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। अगर हेल्पलाइन पे रात को अगर 2-2:30 बजे भी कॉल आएगा तो भी वो फोन कॉल आंसर किया जाता है। तो नेचुरली द फेलोशिप एक्सपेक्ट्स द सिमिलर थिंग फ्रॉम द पेड स्टाफ ऑल्सो। अभी ये जो चीजें हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे उन्हें तो स्पेसिफिक फ्रीडम लेने की जरूरत है। उनका स्टेटस जो रहता है, स्टेटस मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज दे शुड ऑल्सो फील दैट दे बिलोंग। ऐसा नहीं होगा कि दे विल बी कॉल्ड ओनली फॉर द ऑर्डर्स। अभी ये कॉन्सेप्ट पूरी कहती है कि असिस्टेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ, मतलब पार्ट जो कहता है
But suppose if you do not invite them for a meeting, what they will feel? मतलब मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि जो कमिटी को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी वगैरह. फॉर दैट दे कैन ऑलवेज समन समबडी एंड समन द स्टाफ एंड get the information. But what will be the feeling of staff? Will they really feel that they also belong to the fellowship? मेरे को नहीं लगता है. एंड दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि हमारे यहाँ पे जो टर्नओवर होता है स्टाफ का, दैट टर्नओवर इज मोर, whether you take it your enter group or whether you take it your GSM. वहाँ पे जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर है वो ज्यादा होता है. हार्डली विल फाइंड पीपल दोज आर वर्किंग फॉर मोर देन say 15 years, 20 years or so. यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन होना है उसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है. वो एग्जीक्यूटिव ने भी सावधानी बरतने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द न्यूज पता रहनी चाहिए. उसके लिए जो भी जरूरत, जो लिटरेचर जिस भाषा में अवेलेबल नहीं है वो करना चाहिए. PSS बनानी चाहिए. पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ काम करना चाहिए. सर्विस मैनुअल है वो पढ़ा करके बनानी चाहिए और सब फेलोशिप को ये सेवाएं देनी चाहिए. सब विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म द पर्सन स्टार्ट्स. अब इसमें जरूरी है कि he should only take the initiative and direct it. Rest of the things he is supposed to delegate. But instead of delegation, if he starts doing on its own, तो naturally कहाँ ना कहाँ तो गलती होने लगी. वो अपने डेली काम क्या है, रूटीन वर्क क्या है वो, और जो पॉलिसीज के काम क्या है इसमें गलत करके बैठने की संभावना है. Because his primary job is to look after day-to-day operation, not policies. For policies, the people are there. General Service Board is there to decide on the policies or finance matters. तो जब भी हम कोई स्टाफ रिक्रूट करते हैं या वैकेंसीज क्रिएट करते हैं तभी उनकी KRS डिसाइड करना बहुत जरूरी. की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज अगर पहले से ही डिफाइन किए जाए तो ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है वो अवॉइड की जा सकती है. सेकेंडली हमारे जो एग्जीक्यूटिव रहता है नेसेसरली फॉर दैट मैटर, हमने जो लीडरशिप की क्वालिटीज देखी थी ना 9वें कॉन्सेप्ट पे, उस आर्टिकल में जो 9वें कॉन्सेप्ट में ऐड किया गया है वो सभी क्वालिटीज उसमें भी होने की जरूरत है. बहुत सारे राइट्स उसको हमारे एज पर द थर्ड कॉन्सेप्ट राइट टू डिसाइड में उसको मिले हुए हैं. He can take his decisions or he can decide which decision, for which decision he'll ask the help. He can always do the things as he wishes. और अगर कुछ उसको सेंसर करना है तो आफ्टर डूइंग दैट वर्क शुड बी सेंसर, नॉट बिफोर. हमारे कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कॉन्सेप्ट जो सर्विसेज है वो सर्विसेज डिलीवर करने से नहीं रोकती है किसी को. आज भी जो हमारे सर्विस वर्कर्स हैं उन सर्विस वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन जो है वो कॉम्पेंसेशन एज पर द इंडस्ट्री नहीं रहा है. ऐसा हमने एक बार कोशिश की थी कि यार ये नेसेसरी स्किल से जो भी स्टाफ जो भी काम करते हैं वो स्टाफ का सिमिलर के KRS और किधर किधर है.
हर साल ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लिस्ट पब्लिश होती है कि मिनिमम कॉम्पेंसेशन कितना होना चाहिए, उस कौन सी स्किल्स रहेगी तो क्या कॉम्पेंसेशन मिनिमम होना चाहिए, उसके बारे में एक लिस्ट पब्लिश की जाती है, डॉक्यूमेंट आता है वो। हमने उससे कोशिश की थी, बट सिमिलर ये हमें मिला नहीं। फाइनेंशियली कितना देना चाहिए, दैट विल बी ऑलवेज द कॉज फॉर कंसर्न, क्योंकि हमें लगता है कि जो ये स्टाफ है वो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन से अपना घर बैठता है, एंड ऑल ए सर्विसेज नीड्स टू बी फ्री। जो भी काम करते हैं उनको पैसे देने की जरूरत नहीं, अगर देनी ही है तो बहुत मतलब मिनिमम पैसे दे देंगे तो भी चलेगा। बट रिमेम्बर वन थिंग, कि हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं ना या फिर कर सकते हैं, वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो पर मंथ पर पर्सन 2 रुपया भी कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। उससे भी कम हम लोग उनकी सैलरी के लिए खर्चे करते रहते हैं। खर्चा जो करते हैं वो उससे भी कम। और देखने की बात ये एक और भी है यार, का अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल चैरिटी नहीं है। हम जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना वो हमारे वेलफेयर के लिए और हमारी सर्विसेज के लिए ही कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कोई भी दान दक्षिणा नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी सब ये जो चैरिटी वर्कर्स हैं उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, तो कहते हैं मैंने कभी किसी को पूछने की कोशिश की नहीं। एक बार एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस की जो चैरिटी चलती है उसमें से मैंने पूछा था, वो जब बंदा हमारे कांटेक्ट में आया था तभी। देर एट पॉइंट के वहां पे सैलरी वाज रियली लो। और एक बात भी है ना कि इफ यू पे पीनट्स यू आर गोइंग टू गेट मंकीज ऑल्सो। तो जो भी चीप हेल्प रहेगी वो ऑलवेज इनसिक्योर रहेगी, लेस कॉम्पिटेंट रहेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलवेज वहां पे गॉसिप्स और बैक बैकिंग का चालू रहने वाला। तो ये चीज है हमें थोड़ी सी ध्यान में रखने की जरूरत है। इन फ्यूचर जब भी हम किसी को रिक्रूट करेंगे तब स्पेसिफिक एरियाज देखने हैं, हमारी फेलोशिप की जरूरतें क्या है वो देखने की जरूरत है। क्योंकि क्या है, जैसे कि टाइम एडवांस होते जा रहा है, द रिक्वायर्ड स्किल्स वुड बी डिफरेंट देन दोज वेयर 20 years बैक। आज आपको टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है जो आपकी वेबसाइट की जैसी सर्विस संभाल सके, आपकी जो डिजिटल कम्युनिकेशन है या डिजिटल पार्ट जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन का वो संभाल सके। उसके लिए आपको डेफिनेटली डिफरेंट स्किल्स के लोगों की जरूरत है, एंड दो स्किल्स आर नॉट एट ऑल चीप और इकोनॉमिकल। उसके लिए आपको वैसे ही पैसे देने पड़ने वाले हैं। वी कैनॉट टेल हिम दैट। अगर हम ए मेंबर से भी अगर ये करते हैं, चूज करते हैं, तो भी हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि भैया तू भी सोबर हो जाएगा तो तू थोड़े सस्ते पैसे में काम कर। तो ऐसे होने वाला नहीं, क्योंकि वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। एंड स्पेशली ये जो दिस टाइप की जो सर्विसेज है, स्पेशल स्टाफ है, द स्टाफ नेवर रोटेट्स, स्टाफ रिटायर्स। स्टाफ की असाइनमेंट्स रोटेट होती है यूएस में, जहाँ पे 89 वर्कर्स है, और जिसमें से चीफ भी जो भी कोऑर्डिनेटर्स है फॉर डिफरेंट सर्विसेज, दे आर ऑल ए मेंबर्स, एंड देयर असाइनमेंट कीप्स ऑन रोटेटिंग। हमारे यहाँ पे तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। विथ ओनली वन ए मेंबर वर्किंग इन योर जीएसओ, whom डू यू रोटेट, वो इश्यू होने वाला है। लेकिन और सेकंड, दूसरी और एक बात है कि कुछ कुछ पोजीशन ऐसे रहती है ना जहाँ पे पीरियड में रोटेट करना
नुकसानदायी हो सकता है। आप आपके ग्रुप का चेयरमैन है, वो 3 महीने में 6 महीने में, सेक्रेटरी 3 महीने में 6 महीने में बदली कर सकते हो। आप आपका डेलीगेट 3 साल में बदली करते हो, आप आपका ट्रस्टी 5 साल में बदली करते हो। बट कोई भी स्टाफ विदाउट हैविंग सफिशिएंट बैकअप अगर आप रिप्लेस करने जाओगे तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। मतलब आपकी जो कंटिन्यूटी है सर्विसेज, कंटिन्यूटी इन सर्विसेज इज गोइंग टू बी इंटरफेयर, और शायद आपकी जो इफेक्टिविटी है फेलोशिप की वो कम होते जाने वाली है। ऑलवेज यू हैव टू कीप रिमेम्बरिंग दिस। देखो कोई भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, नई पॉलिसीज आती हैं, तो उस पॉलिसीज का जो दूरगामी परिणाम है वो परिणाम हमने पहले से ही एस्टिमेट करके रखा हो तो वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड डू इट। आज हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं है या फिर कंसल्टेंट्स नहीं है, उसका जबरदस्त नुकसान कहाँ पे हो गया आपको पता है क्या? शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। देखिए 2013 में हमने ओपन स्काई पॉलिसी प्रैक्टिस में लाई, इम्प्लीमेंट की, जिसमें कि जो हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट्स मतलब ट्रस्टीज हैं वो अपार्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर एरिया भी आ सकने वाले थे। बरोबर, कोई शिलोंग से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, नागपुर से आएगा, कोई साउथ से आएगा। अब these people are not going to meet regularly in person. उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? Either they will get that support from the staff or they should have a assistance from a volunteers, especially professional consultants। वो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स तो है नहीं हमारे पास, या इवन वॉलंटरी कंसल्टेंट्स भी है नहीं हमारे पास। एट द मोस्ट जो भी ट्रस्टीज हैं दे मस्ट बी वेटिंग और ड्राइविंग द सपोर्ट फ्रॉम देयर ओन स्पॉन्सर्स। उसके सिवा तो उनके पास और चारा नहीं है, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि उनके स्पॉन्सर्स को इन चीजों का एक्सपीरियंस होगा, वो भी संभव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर स्टाफ कंटिन्यू रहता है तो उनको जो सपोर्ट चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इट विल बी रेडीली हेल्पफुल फॉर देम। अगर वो रहती थी तो और दैट पॉलिसी वुड हैव बीन अ ग्रैंड सक्सेस, क्योंकि इट हैड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल इनपुट्स। क्योंकि इक्वालिटी जो है हर बोर्ड मेंबर की, वो इक्वालिटी वहां पे एस्टेब्लिश होती थी जो पहले ही नहीं थी। एंड ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम टू गेट sufficient or particular skills required for the particular positions in the board also, in the conference also, or even in the administration also। वो हमेशा थोड़े हमारे लिए चिंता का विषय रहने ही वाला है। तो ऐसे यहाँ पे तो स्टाफ के रोटेशन की बात हो गई। तो रोटेशन में तो खैर और भी काफी सारे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं। और एक बात आती है स्पेशल स्टाफ की, जो मैंने पहले भी जिक्र किया उसका, पार्टिसिपेशन। तो फुल पार्टिसिपेशन उनका होना जरूरी है। दोनों जो भी हमारी सर्विसेज है और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सके। खैर यहाँ पे मैं रुकूंगा और जस्ट एक ब्रीफली इसके जो बुलेट पॉइंट के चेकलिस्ट के जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर जाऊंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। पहला क्वेश्चन है कि डू यू अंडरस्टैंड हाउ द रोल्स ऑफ नॉन ट्रस्टी डायरेक्टर्स एंड नॉन ट्रस्टी अपॉइंटेड कमिटी मेंबर्स हेल्प सर्व एंड स्ट्रेंथन द कमिटी सिस्टम। ठीक है, कमिटीज में मेरा हमेशा मानना है कि कमिटीज
So even in conference committees, one member should be a non-trustee or non-delegate. भले उसको मिनट बनाने के लिए किसी स्टाफ को बिठा दो. That person will provide the information also, make a meeting also, so that he can, the rest of the people can freely contribute in the meetings. Secondly, non-trustee directors and trustees जो हैं, non-trustee directors जो हैं, उनके इंडक्शन सिस्टम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि they are professionally qualified or rather they are the experts in that field. ग्रे पॉइंट वाला या AWS वाला रहेगा तो एक बंदा तो ऐसे रहेगा who is expert in publishing, एक बंदा ऐसा रहेगा who is expert in finance और एक बंदा ऐसा रहेगा who is expert in coordination और administration. तो ये जब बंदे रहते हैं तो वैसे भी जो प्रोफेशनल और प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज रहता है उससे वो कंट्रीब्यूट करते हैं कमिटीज के सजेशन में एंड दिस वे देयर इंडक्शन डज हेल्प. Then how do we encourage our special paid workers to exercise their traditional right of participation? क्या हम करते हैं? क्या हमारे इंटर ग्रुप में जो हमारा पेड वर्कर है is he eligible to vote? अरे यार वो तो बात छोड़ दीजिए. एक बार जीएसओ में तो ऐसी हालत हो गई थी, जनरल मैनेजर को वर्किंग ट्रस्टी के मीटिंग में से बाहर निकाला गया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग में से बाहर निकाला गया. तो कहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात होती है यार? वोटिंग पार्टिसिपेशन तो जाने दो, बट इवन हिज प्रेजेंस वाज डिक्लाइंड व्हिच वाज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना जो ऐसे उनकी याद करना भी मेरे लिए तकलीफदायक है, बहुत तकलीफ होती है. Then do we practice rotation in all our service positions? या जनरली ग्रुप लेवल पे तो होती रहती है, जहाँ पे बड़े ग्रुप्स हैं वहां पे तो सभी सर्विस पोजीशंस रोटेट होती है. कॉन्फ्रेंस में आपके डेलीगेट्स रोटेट होते हैं, तो बोर्ड में आपके ट्रस्टीज रोटेट होते हैं. और इस प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के पीछे रहते हुए और इक्वलिटी के पीछे रहते हुए कुछ डिसीजंस ऐसे भी लिए गए हैं जो लॉन्ग टर्म में may not be helpful to the fellowship or rather those will be problematic to the fellowship. स्पेशली चेयरमैन की टर्म 2 साल ही होना, हर 2 साल के बाद में चेयरमैन बदलना, क्यों यार? जब पहले चुना था तभी पता नहीं था कि वो 5 साल कर सकता है या जितने भी साल बचे हैं उतने कर सकता है. तो था ना, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन में तो बाधाएं आएंगी लीगल कॉम्प्लायंस में. एंड सेकेंडली लॉट ऑफ पॉलिटिक्स विल occur. Every month we sit and decide who will be the chairman, who will be the secretary, and in next board meeting again we decide the same thing. Then we will elect. That will keep on deciding. So actually ये जो चीजें हैं रोटेशन की, तो रोटेशन के पीछे का जो बेसिक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब इन अस. ऐसा नहीं है कि फॉर कन्वीनियंस और फॉर समबडीज बेनिफिट दिस प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन टू बी मॉडिफाइड and change as per the wish of a particular group or a person. तो ये काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं ना कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आने वाले और बहुत सी बिटर फीलिंग्स ही देते हैं rather than कुछ अच्छी फीलिंग्स देने. तो ये बहुत बार मैं तो अवॉइड ही करने की कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चंस. तो खैर चेयरमैन जी मैं यहीं पे रुकता हूँ, बहुत देर मैंने बात कर ली. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सर आपने 11th कॉन्सेप्ट को समझाया. ग्रुप में किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता है? नंदू सर आप कुछ पूछना चाहते हैं?
नंदू अल्कोहलिक, मैंने एक वो नोट लिखा है यहाँ पे। ये ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि एवरीबडी कम्युनिकेट्स रेगुलरली without meeting, which means computer literacy. That becomes a must in all our trusted servants, even at delegate levels. ये जो कमिटीज बनते हैं, दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल की ज़रूरत है। अगर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं है तो किस हिसाब से अपने आप को काबिल समझता है, ये उसी को सोचना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया नंदू सर। लेकिन सर हमारे देश का दुर्भाग्य तो ऐसा भी है कि कुछ मेंबर्स जो बोर्ड में है उनको मेल करनी नहीं आती, तो अब क्या कर सकते हैं सर? मनी सर, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू रवि सर। मैं एड ऑन कुछ करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि विद परमिशन अरुण जी जब बोलते हैं तो वो मेरी नजर में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अल्कोहलिकल एनिमल्स, मैं उस पर कुछ ऐड नहीं करना चाहता। मगर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, वो मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी बस उसका आंसर कर सकता है। कि 11th कंसेप्ट में एक और चीज है, सॉरी मैं मनी अल्कोहलिक, एक चीज है कि जो रोटेशन पद्धति तो है, पर जो रोटेटेड हो गए हैं उनको कुछ पॉलिसीज के बारे में मालूम है, और जो आधी अधूरी में रुक गई है, फिर नया जनरेशन आता है वो उसको समझ नहीं पाता है, तो फेलोशिप के सामने में एक बुरे परिणाम आते हैं, बुरे रेजुलेशन आते हैं। तो उसमें मैंने एक जगह देखा है कि रोटेटेड मेंबर्स को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं सच थिंकिंग में। तो अरुण जी, आपके एक्सपीरियंस से आपको बताइए कि एक्स ऑफिशियो की जो फैसिलिटीज थी अपने पास में, उसका इस कंसेप्ट से या हमारे फेलोशिप से कितना गहरा नाता हो सकता है, वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट, प्लीज। एड्स ऑफिसर जो थी ना, जो हमारी ट्रस्ट लीड कहती है, दैट इज 4+3, मतलब 4 ट्रस्टीज एंड 3 एड्स ऑफिशियल्स। अब ये 3 एड्स ऑफिशियल्स ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि फॉर रजिस्ट्रेशन यू नीडेड 7 पीपल फॉर पब्लिक ट्रस्ट, तो वो 7 थे। एंड उन एड्स ऑफिशियल्स में से ही बाद में कुछ लोग ट्रस्टी भी बने थे, बट देयर इंटरफेरेंस और इन डे टू डे एक्टिविटी, उसकी वजह से the working trust is failed, it's better not to have it. ऐसे वो हुआ था। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2025 years बैक की स्टोरी होगी। तो उसके लिए वो एड्स ऑफिसर्स का महत्व जो है वो कम हो गया। तो बात वही हो गई ना कि जो एडवाइजरी कमिटी है, दैट कमिटी इज सपोज टू बी एडवाइजरी इन नेचर यार। अगर वो एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अगर वो सक्रिय बनती है इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेती है वो, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अगर आपके ट्रस्टीज खुद बैठ के वहां पे सर्विस मैनुअल बनाए हैं एक्टिवली, rather than guiding or supervising it, so it is going to create problems. तो उसी के लिए है ना कि डेलीगेट, दे आर सपोज टू डेलीगेट, उनको बेस्ट पॉसिबल, अगर वॉलंटरी हो या फिर प्रोफेशनल हो, अगर कंसल्टेशन अवेलेबल है तो those trustees may not need it, no? Those volunteers, they are supposed to remember one thing, that उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज नॉट एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं लेनी है। एक रिसेंट किस्सा हुआ था, बोर्ड ने फॉर असिस्टेंस एक कमिटी फॉर्म की लिटरेचर के लिए, और उस लिटरेचर कमिटी के मेंबर एक जो ये था, चेयरपर्सन था, he started interfering with the tenders, started interfering with the, or rather communicating with the
printers and tried to dominate it. अभी ऐसी चीजें क्यों होती है? Because we are not aware about the principles. We are not aware about the committee scope. Committee scope is only advisory in nature. It's not supposed to take on executive responsibility. तो ये जब गलत हो जाती है तो इसमें क्या हो गया वो कमिटी का? That committee did not meet second time. तो ऐसी चीजें होने वाली है. So when these committees are formed or when these professional or voluntary consultancies, consulting committees, members are involved in the informal committees, तो उनको ये उनकी जो स्कोप है उनके एक्टिविटी का वो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए. हमने देखना क्या है? प्रिंटिंग की क्वालिटी देखनी है और हम देख रहे हैं कि वो कौन से प्राइस में छाप रहा है, तो कैसे होगा यार? तो वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. एंड देयर कैन नॉट बी डबल हेडेड मैनेजमेंट यार. तुम्हारे ट्रस्टी एक मैनेज कर रहे हैं और कमिटी दूसरा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तकरार तो होने वाली है. आपके ट्रस्टी टेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं और दूसरा बंदा टेंडर मांग रहा है देखने के लिए कमिटी का मेंबर, तो प्रॉब्लम तो होनी है ना यार. देयर शुड बी सिंगल हेडेड मैनेजमेंट. जो भी इन्वॉल्व कमिटीज हैं या जो भी इन्वॉल्व मेंबर्स हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्लैरिफाइड रखने की जरूरत है, तो ही ये प्रॉब्लम अवॉइड किए जा सकते हैं. तो एक्स ऑफिशियो की जो बात निकली थी, जब एक्स ऑफिशियोज ने ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू किया, दैट टाइम ओनली वर्किंग ट्रस्टीज फेल्ड. इट्स नॉट नेसेसरी नो. ठीक है मणि जी, और भी कोई आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं. ऐसे नहीं है कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो एब्सोल्युटली वैसे की वैसी हो, शायद उसमें कुछ डेविएशन भी हो सकता है. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर आपसे? जरूर, आप ही तो मॉडरेटर हो. सर जैसे आपने सर अभी बीच में अभी आपने रोटेशन ऑफ हेड बताया सर. सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हम बोर्ड में देखते हैं कि कोई एक बार डेलीगेट बन गया तो वो दोबारा डेलीगेट नहीं बन सकता, कोई ट्रस्टी बन गया एक बार तो वो दोबारा ट्रस्टी नहीं बन सकता. लेकिन सर जैसे हम इंटर ग्रुप्स में देखते हैं या अपने ग्रुप्स में देखे हैं कि कोई हमारा एक ग्रुप से आईजीआर गया, फिर वो इंटर ग्रुप में कुछ पोस्ट ली, लेकिन वो पोस्ट कुछ सालों के बाद वो आपस में बदल लेते हैं और या वो छोड़ने को राजी नहीं होते. तो इसके बारे में सर कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस पहली बात तो छोड़ने को राजी नहीं होते, मैं मान नहीं सकता हूँ. आप ऐसे कहिए कि वो पोस्ट लेने के लिए दूसरे लोग तैयार नहीं होते. सिंपल है यार. 12 स्टेपिंग बढ़ाओ, मेंबरशिप बढ़ाओ, ज्यादा मेंबर्स रहेंगे तो ज्यादा मेंबर्स अवेलेबल होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए. आपके पास बेसिकली मेंबर्स ही कम है तो नेचुरली सेवाएं जारी रखने के लिए वही वही मेंबर्स वापस पोस्ट लेते हैं. बाकी लोग तो सर जाने को जैसे तैयार नहीं रहते हैं. अगर जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे तो पुराने लोगों को लगता है कि हम ही को सब कुछ पता है, इन नए बंदों को पता नहीं है, तो नए बंदों को डायरेक्ट करना चालू करते हैं. रिमोट बनना चाहते हैं यहाँ. फिर वो नए बंदे थक जाते हैं, बोलते हैं आप ही करो यार, अच्छा वैसे भी आप ही कर रहे हो या फिर हमें करने नहीं दे रहे हो तो आप ही करो. अरुण जी दिल्ली में फेविकॉल है, महाराष्ट्र में नहीं है, उसकी बात हो रही है. नहीं, वही तो बात कर रहा हूँ. फेविकॉल है, बात सही है, लेकिन फेविकॉल का जोड़ तोड़ना है तो फोर्स उतना लगाना चाहिए ना. सर हम क्या करें, 20 अरे साल से तुम्हारे हमारा पास है पीसीसी 20 चेयरमैन. मेंबर. अरे तुम्हारे पास है 20 मेंबर, उस 20 मेंबर से 4 लोग बन के बैठे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बाकी 16 लोग तैयार नहीं है या फिर बाकी 16 लोग हैप्पी है उनके बारे में, द वे दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज.
सर दिक्कत ये है ना इसको कि टाइम बाकी इज द 16 सॉल्यूशन यार, टाइम इज द सॉल्यूशन। आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हो, इंटर ग्रुप की बात कर रहे हो, उसी इंटर ग्रुप से और कितने इंटर ग्रुप बने हो तो सोचो। क्यों बने? उसी रीजन से बने ना। हाँ, आफ्टर ऑल ऐसी फिर सिचुएशन में यूनिटी जो है वो यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर नाम आ, देना चालू करते हो आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंटर ग्रुप, है कि नहीं? जी मनी सर, जी मनी सर बोल। अरुण जी, हम्म। अरुण जी, हाँ कहिए। हेलो। हाँ बोलो। एक एक छोटा सा कंक्लूजन ये भी, अभी आज मौका मिला है तो, ये आपके टाइम में ट्रस्टी एमरेटिस होते थे, हम्म। तो ट्रस्टी एमरेटिस निकल गए, तो थोड़ा सा एकदम एक लाइन में बता सकते कि उनका रहना आज जरूरी है, फायदेमंद है कि नहीं, आज की तारीख के हिसाब से? देखो, ट्रस्टी एमेरिटस क्या फंक्शन किया करते थे, तो दे यूज्ड टू अटेंड, रोटेट होने के बाद में उनको कॉन्फ्रेंस में और बोर्ड मीटिंग में इनवाइट किया जाता था, और जब भी जरूरत पड़ती थी तभी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। ओके। जी, तो अभी इनको जरूरत पड़ती ही क्यों है, वो भी ये है। अगर आपके पास वॉलंटरी कंसल्टेंट्स है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है, आपके पास रीजनेबली अच्छी कमिटीज हैं, तो कमिटीज आपको सजेशन वगैरह देने वाली है। लेकिन उसके पहले का, और वो कमिटीज जो रहती है वो भी रोटेटिंग कमिटीज ही रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ट्रस्टी एमिरिटस है, ट्रस्टी एमिरिटस आपका जो कंटिन्यूटी है, आपके फंक्शनिंग की, बोर्ड के फंक्शनिंग की कंटिन्यूटी है, वो मेंटेन करता था। हमारे यहाँ पे तो ऐसी जरूरत महसूस ही नहीं होती। हमारे यहाँ पे पुराना गया तो गया, हमें सब मालूम है, हम कर लेंगे। वही पुरानी वही इसीलिए इसीलिए ये हाल हो रहा है थोड़ा सा। हम्म, कुछ हाल नहीं हो रहा है, हर जगह पे अप एंड डाउन रहते हैं, वैसे फेलोशिप में भी अप्स एंड डाउन रहेंगे। आज हम्म, का दिन आपको खराब लगता है, कल का दिन आपको अच्छा लगेगा, और किसी को कल का दिन खराब लगेगा, आज का दिन उसको अच्छा लगेगा। वो सब होते रहने वाली चीजें हैं यार। ठीक है।